नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज कुल 100 प्रश्नों का सेट लगाते हैं और ये आगे आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न है, बिहार पर जो है बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी के बारे में आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये प्रधान सेनापति था साथियों, और इन्होंने बिहार पर जो आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो कहता है इनका पहला विवरण कहाँ से मिलता है, तो पहला विवरण मिलता है ऑप्शन नंबर बी, तबकात ई नासिरी। ये पुस्तक है और इनके लेखक जो हैं वो है मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज ने तबकात ए नासिरी लिखा, जिनमें बख्तियार खिलजी के आक्रमण जो बिहार पर हुआ था उनका विवरण मिलता है। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। साथियों, संस्कृत के साथ साथ यहाँ इन्होंने जो है संस्कृत मुद्रा के साथ साथ चांदी के सिक्के चलाने वाले थे मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी जो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। और चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न मेरा है, भारत में पोलो खेल का शुरुआत जो है यानी प्रचलन किसने किया। तो साथियों, भारत में पोलो खेल का जो है शुभारंभ करने वाले थे तुर्कों लोग ने, यानी तुर्क ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। और चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत का वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय, इन तीनों का स्थापना किया था, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का उन्होंने स्थापना नहीं किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा निषिद्ध किया गया। साथियों, सती प्रथा को निषिद्ध करने वाले भारत के जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त किया था। और इन सती प्रथा को समाप्त करने में सहायता देने वाले भारतीय व्यक्ति समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने विलियम बेंटिंक का सहायता दिया। और विलियम बेंटिंक ने 1830 ईस्वी में जो है 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया। ठगी प्रथा को भी भारत में समाप्त किया विलियम बेंटिंक 1830 में कर्नल सलीमन के सहयोग से। तो ये था इनका मुख्य बिंदु। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टाँका, सासगानी और जीतल से बने थे। तो इन्होंने तो कहता है ये जो है जीतल, सासगानी और टाँका किन किन से बना हुआ था। साथियों, ये था चांदी और तांबा का जो जीतल बना हुआ था या टाँका बना हुआ था। और ये सांकेतिक सिक्का चलाने वाले थे व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन यानी सल्तनत काल के जो है शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रकार के सिक्के चलाए थे। और चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की। तो साथियों, 12 मासा एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इनकी रचना करने वाले व्यक्ति थे मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी ने एक और पुस्तक का लिखा था जिनका नाम है पद्मावत, जो रानी पद्मिनी से संबंधित है, पद्मावती से संबंधित है, और राजा रतन सिंह उनके पतिदेव हैं। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई। साथियों,
ये प्रश्न गलत है लिखा हुआ। किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता नहीं बल्कि कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, यानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में घोषणा किया और भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बन जाता है, यानी 1911 में घोषणा किया और 1912 में राजधानी दिल्ली बन गया। तो ये इस प्रकार का प्रश्न था। फिर चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, जिसे बोलते हैं वुड डिस्पैच, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथियों, यह 1854 ईस्वी में ये लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया था। ये वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। और चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है सही कार्यक्रम को जो है दर्शाना है, यानी इनमें से कौन पहले हुआ? तो साथियों, आपको पता है कि साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में इनकी नियुक्ति होता है, नवंबर 1928 में, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो ये 1931 ईस्वी की घटना है। उसके बाद साथियों कम्युनल अवार्ड यानी सामुदायिक अवार्ड की घोषणा जो है ब्रिटेन में लंदन में ही हुआ था। गोलमेज सम्मेलन यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय, तो वो हुआ था 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसी में कम्युनल अवार्ड यानी सामुदायिक अवार्ड की घोषणा हुआ था। तो साथियों, मेरा कालक्रम जो है पहले होगा बी 1928, फिर होगा सी 1930 और डी होगा गांधी इरविन 1931 और सामुदायिक अवार्ड 1932, यानी बी सी डी ए, बी सी डी ए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है। तो साथियों, ये बी सी डी ए देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं। तो ये होगा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साथियों, साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत आया था, मैंने अभी बता दिया कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, लेकिन नियुक्ति इनका हुआ था नवंबर 1928 में। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है 1872 ईस्वी में 1872 यानी 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। साथियों, लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुई थी वो 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया, यानी भारत का पहला वायसराय कौन था? तो साथियों, आपको पता है कि 1818 के भारत शासन अधिनियम, ये 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है इसमें गवर्नर जनरल के जगह वायसराय नामक पद जो है व्यवस्था किया गया, जो ब्रिटिश रानी के, ब्रिटिश ताज के जो है प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते थे। और भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान के नाम से साथियों कहलाते थे उलेमा। उलेमा कहलाते थे। उलेमा जो है मुस्लिम धार्मिक गुरु होता था। मुस्लिम धार्मिक गुरु ही दस्तार बंदान कहलाते थे, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी में यहाँ पर जो है मौजूद है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो साथियों, चंगेज खां का जो है मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था, और यह मंगोलों का वंशज था।
चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? साथियों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये 28 अप्रैल 1876 में ही घोषित किया गया था। यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 28 अप्रैल 1876 में, बी होगा। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, वो 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? साथियों, ये प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रतिबंध लगाया था, और इस प्रतिबंध को रद्द करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन, यानी लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लागू किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने लूटा था और रिपन ने इसे उद्धार किया था, यानी रद्द कर दिया था। रिपन रद्द कर दिया और लिटन ने लागू कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल है। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो साथियों, मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का अर्थ होता था, प्रयोग होता था बटाई शब्द का धार्मिक, ये जो है लगान निर्धारण करने की तरीका था, यानी किसी पर कर लगाया जाता था तो वही एक जो है तरीका बटाई जो है कहलाता था। बटाई शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश शासक था? तो साथियों, इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का, क्योंकि पता है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर उसके बाद आराम शाह आते हैं, उनके पुत्र, वो बहुत कम ही समय में जो है कम ही समय के लिए रहते हैं, लगभग 10 माह तक। फिर उन्हीं की हत्या करके उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद एवं आराम शाह के बहनोई, जिसे बोलते हैं जीजा, ये था इल्तुतमिश। इन्होंने गुलाम वंश की सत्ता पर आसीन हो गए थे। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो साथियों, ये था अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनके सिक्के पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम अंकित हुआ था नाम। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी जो ये प्रयोग होने वाली जो भाषा है वह है अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपको कुछ भी दर्ज कराना हो, रिपोर्ट या कुछ भी चीज़, अगर कुछ भी लेख लिखना हो तो उसमें आपको अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा बात भारत के संविधान में ही लिखा गया है। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है अंग्रेजी ही है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा? तो साथियों, G20 शिखर सम्मेलन भारत में 2023 ईस्वी में होगा, क्योंकि 2021 ईस्वी में इस साल जो है इटली में हुआ था, और 2022 में इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में जो है भारत में होगा ये G20 शिखर सम्मेलन। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो साथियों, भारत जो है इनमें से संगठन विश्व व्यापार का भी है और G20 का भी है, क्योंकि अध्यक्षता करेगा 2023 में, और बिम्स्टेक का भी है, और ये G8 या G7 का जो है सदस्य भारत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता नहीं है? तो साथियों, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता एकल नागरिकता नहीं है।
केंद्र राज्य के संबंध शक्ति का विभाजन तो है ही, पूरी तरह से लिखित संविधान यह संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी संघीय न्यायपालिका को दर्शाता है, लेकिन एकल नागरिकता जो है संघीय न्यायपालिका को नहीं दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला मेरा प्रश्न है, वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता। साथियों, कोई भी जो है विधेयक या कोई भी बिल अगर बनाना हो तो वो किसके द्वारा बनता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई कानून लागू होता है। लोकसभा से पारित होकर जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा से पारित होकर जाएगा राष्ट्रपति में। यानी कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर, तो वो बिल कानून बन जाता है, यानी कि वो कानून, वो नियम लागू हो जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना करे, हस्ताक्षर ना करे, तो वो कानून लागू नहीं होता है। तो वही है, राष्ट्रपति के बिना नहीं बनाया जा सकता, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब तक नहीं होगा तब तक वो बिल लागू नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, संसद के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? सही कथन को चुनना है। तो साथियों, सही कथन में पढ़ते हैं 1 नंबर, राज्यसभा भंग करने के अधीन नहीं है। तो साथियों, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। केवल इनके जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। साथियों, संसद का हिस्सा है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का निर्माण 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को केवल राज्यसभा के लिए नामित करता है और लोकसभा को नहीं। तो साथियों, राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को केवल राज्यसभा के लिए नामित करता है और लोकसभा को नहीं। बात सही है, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को जो है लोकसभा के लिए जो है नामित कर, ये राज्यसभा के लिए नामित कर, 14 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है 14 सदस्यों को जो है कला, विज्ञान, साहित्य में जो खेल में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे उन्हें राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित करेंगे, लोकसभा के लिए नहीं है ऐसा व्यवस्था। तो ऑप्शन डी मेरा सही है कि सभी कथन सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? साथियों, 1991-92 में चालू होने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 ईस्वी में पहले पाने वाले व्यक्ति थे शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। और चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 5 स्टार विलेज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो साथियों, 5 स्टार विलेज योजना जो है 2020 में चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह जो है डाक सेवा से संबंधित है, डाक सेवा के योजना से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो साथियों, सफाई मित्र जो है सुरक्षा चैलेंज ये चालू किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी शहरी ग्रामीण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाया गया सुरक्षा चैलेंज अभियान, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न जो है मेरा लिखा गया है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? साथियों, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए भी जो है न्यूनतम उम्र कितना है? 30 वर्ष। अगर विधानसभा रहेगा लिखा हुआ, विधानसभा या लोकसभा रहेगा लिखा हुआ, तो वो हो जाएगा 25 वर्ष।
लोकसभा या विधानसभा के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्नों में। और साथियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। और मेरा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस प्रकार की आपात स्थिति निर्धारित की गई? साथियों, भारतीय संविधान में जो है भाग 18 और अनुच्छेद जो है 352 से 360 तक जो है आपातकाल को दर्शाता है, आपात उपबंध को। तो इनमें 352 में है राष्ट्रीय आपात और 356 में जो है संवैधानिक आपात बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन बोलते हैं 356 में, और वित्तीय आपात जो है 360 में है। तो साथियों, ये सभी का सभी आपात जो है भारतीय संविधान में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा जो है विशेष रूप से दी जाती थी। तो महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? साथियों, महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म से है संबंधित, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 खेमों में बट गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। जैन धर्म भी 2 भाग में बटा था, लेकिन जैन धर्म के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया। जैन धर्म का 2 भाग में बटा था, वह था श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म था श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेत वस्त्र वाले दिगंबर और नग्न वस्त्र वाले श्वेतांबर और नग्न वस्त्र वाले दिगंबर कहलाते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था? साथियों, सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगर ह्वेनसांग रहे तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, हर्ष के दरबार में आया था ह्वेनसांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, बिहार में जो है जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, किस शहर में? तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये जो है पटना में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। और अगला प्रश्न 35 नंबर के प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35। लिखा है, 29 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का लेखन पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? साथियों, ये 29 की जगह 26 होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान भारत का बनकर तैयार हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 में जो है मौलिक अधिकार था, राष्ट्रपति शासन था और आपातकाल शक्ति था, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इसी के द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। इनके लिए जो कमेटी बनी थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्हीं के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों के तहत जो है भारत के संविधान में अनुदान सहायता प्रदान की जाती है? साथियों, अनुदान सहायता प्रदान जो की जाती है ये भारत के संविधान में जिसका वर्णन है अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282। इसी के तहत जो है अनुदान सहायता भारत की सरकार की तरफ से दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राम, ब्रेन मैपिंग और नार्को
एनालिसिस टेस्ट ज़बरदस्ती करवाना किसका उल्लंघन है? साथियों, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना, ये ज़बरदस्ती करवाना अनुच्छेद 21 और 20 के सी का हनन करता है, ये उल्लंघन है। क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसीलिए किसी को ज़बरदस्ती ये टेस्ट करवाना ये इन अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायालय के बारे में है और मैं कर रहा है विचार करने के लिए। साथियों, मेरा ऑप्शन 1 में है, न्यायालय की अवमानना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ निहित एक संवैधानिक शक्ति है। बात सही है कि भारत में न्यायालय की अवमानना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ निहित एक संवैधानिक शक्ति है। अगला है, कोई भी न्यायालय अटॉर्नी जनरल की मंजूरी के बिना न्यायालय की अवमानना की सुनवाई नहीं कर सकता। ये बात गलत है। तो मेरा ऑप्शन 1 जो है सही होगा, ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो साथियों, किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए यानी विभाजन के लिए जो है यह निर्णय अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। अगर दो व्यक्तियों में, अगर एक ही पार्टी के दो व्यक्ति हैं और दोनों अलग हो जाते हैं और चाहते हैं कि मेरे पास चुनाव चिन्ह रहे, जैसे बांग्ला का चुनाव चिन्ह अगर चाहेगा, ये रामविलास पासवान के थे लोक जनशक्ति पार्टी। अब इनमें उनके भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच जो है झगड़ा चल रहा है और चुनाव आयोग के पास गया तो उन्होंने बोला कि ये चुनाव चिन्ह, चिराग पासवान बोलता है मेरा होना चाहिए बांग्ला, और पारस बोलते हैं कि चुनाव चिन्ह मेरा होना चाहिए। साथियों, इसी दोनों का विवाद जो है चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज देते हैं कि वहाँ से जाइए, आप दोनों में कौन बढ़िया हैं, यानी कौन जो है आप दोनों में श्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किया जाएगा, तभी मैं उसी व्यक्ति को यह चुनाव चिन्ह दूंगा। तो यही है, किसी भी राजनीतिक दल में अगर चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, बंटवारा होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील की जा सकती है, वहाँ पर अपील कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? यानी कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति सदस्य हैं, तो ये निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, इकतालीस में, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब उल मंदब। बाब अल मंदब जल संधि के द्वारा जो है हिंद महासागर और लाल सागर जुड़ते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न कहता है, पेंगोंग झील किस राज्य में है? साथियों, पेंगोंग झील जो है यह जम्मू कश्मीर में पहले था, लेकिन अब जो है लद्दाख में आ गया है। अब कहाँ पर आ गया है? लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। पेंगोंग झील लद्दाख में है। पहले जब लद्दाख और जम्मू एक हुआ करता था तब तो जम्मू ही आंसर होता, लेकिन अब होगा लद्दाख में है, तो इसका राइट आंसर लद्दाख होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में जो है मालवा का पठार स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है,
पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? साथियों, पूर्वी घाट ये जो है भारत के नक्शा मान लेते हैं, ये ऐसे ऐसे नीचे का स्तर है, यहाँ पर है, दक्षिण भारत का है, और ये हो गया ईस्ट वाले पूर्वी भारत, और ये हो गए वेस्ट वाले, तो वेस्ट वाले हो गए पश्चिमी। तो इन्हीं दोनों के बीच जो है यहाँ तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, तो नीलगिरी के पहाड़ी के द्वारा ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थल है, यानी दोनों को मिलाने का काम करता है नीलगिरी की पहाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो साथियों, बनिहाल दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक यानी निगेटिव रहा था? तो साथियों, ऋणात्मक जो रहा था वो 1911 से 1921 के दौर था, जिसमें भारत की जनसंख्या जो है एकदम निगेटिव में गया था, नकारात्मक रहा था। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरखा बांध विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच फरखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो साथियों, यह है गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न जो है मेरा इस प्रकार से है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग पर बल दिया गया था और बहुत सारे स्टील प्लांट जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किए गए थे। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था, जो उड़ीसा में है। उसके बाद साथियों, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, जो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो मानचित्र पर जो है लवणीय को दर्शाने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा, और ये जो है आइसोथर्म समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। समान लवणता वाले को आइसोहेलाइन कहते हैं, और समवर्षा रेखा को समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट, और समान दाब वाले रेखाओं को कहते हैं आइसोबार। तो ये समझ गए। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न मेरा इस प्रकार से है कि मानचित्र का ये विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की कमानी में ऊर्जा कौन सी होती है? यानी चाबी वाले घड़ी में पूछा जाएगा कौन सी ऊर्जा, तो ये होगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा कमाने वाले घड़ी में होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। जब जल जमता है तो उसका घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। इसी कारण से जो है आयतन बढ़ने के कारण से ही जो है देखते हैं पानी जो है अगर पाइप से होकर गुजरता है और वहाँ पे पानी जम जाता है तो आयतन बढ़ने के कारण जो है पाइप फट जाता है, यानी आयतन बढ़ता है और घनत्व घट जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है,
ध्वनि तरंगे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं हुआ? तो आवृत्ति ध्वनि से संबंधित है, तो उसका होता है हर्ट्ज। डेसिबल ध्वनि का तो मापने की इकाई है, और मैक संख्या ध्वनि की इकाई यानी वायुयान की इकाई, और ध्वनि के इकाई के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये तीव्रता का मात्रक है ज्योति का। अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक श्यामपट में काला क्यों दिखाई पड़ता है? एक श्यामपट रंग में काला दिखाई क्यों पड़ता है? क्योंकि वह जो है सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। जब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वो जो है काला रंग की दिखाई देते हैं। अगर कोई पदार्थ सभी रंगों को उत्सर्जित कर दें, एक भी रंग अपने पास नहीं रखे, तो वह सफ़ेद रंग की दिखाई देते हैं। यानी जो वस्तु जिस रंग को अवशोषित करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, वह उसी रंग का दिखाई देंगे। लेकिन सभी को जो अवशोषित कर ले वो काला दिखाई देंगे, और सभी को जो उत्सर्जित कर दे यानी बाहर निकाल दे वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है? साथियों, हाइड्रोफोन जो है उपकरण, ये पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोल्डर जिसे बोलते हैं टाका, टाका किसका मिश्रण है? तो साथियों, टाका जो है टीन और सीसा का मिश्रण है, यानी टीन और लेड। टीन रहता है 63% और सीसा रहता है 37%, यानी 63% और 37% का मिश्रण है। टीन 63, सीसा 37। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? साथियों, सौर सेल उपकरण बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, अंगूरों में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, अंगूर एवं इमली में जो है, अंगूर प्लस इमली में भी जो है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और चींटी के डंक या बिच्छू में जो है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी का ये नाम है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो साथियों, इनमें से कौन सा जो है हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, और ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नहीं है, ये नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, डैश को समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? साथियों, नमक को जो है समुद्र से वाष्पीकरण विधि द्वारा यानी वाष्पन के द्वारा निकाला जाता है, तैयार किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, पेसमेकर संबंधित है या पेसमेकर का कार्य क्या है? तो साथियों, पेसमेकर का कार्य है हृदय की यानी दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, यानी दिल के धड़कन को सामान्य अवस्था में लाने का काम कौन करता है? पेसमेकर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है, यानी कौन सा रस को किसे जो है स्रावित करता है? तो साथियों, इंसुलिन का स्रावन जो है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन अग्नाशय से ही होता है। अग्नाशय के ही बीटा कोशिका से होता है, बीटा कोशिका से। अल्फा से ग्लूकोन, और बीटा से इंसुलिन, और गामा से सोमेटोट्रोपिन। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला 63 प्रश्न संख्या को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। साथियों, ओमेगा 3 जो है ये
बसीय अम्ल में पाया जाता है, यानी वसा में पाया जाता है ओमेगा 3। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? साथियों, हैजा के रोगाणु की खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट कोच। हैजा के टीका का भी विकास किया था रॉबर्ट कोच ही। और हैजा जो है मनुष्य में होने वाले जीवाणु जनित रोग हैं। हैजा मनुष्य में बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? साथियों, मानव गुर्दा का जो रोग होता है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव के गुर्दे में कैडमियम के कारण, प्रदूषण के कारण रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी होता है। और यही बीमारी वयस्क में जो होता है, वयस्क को वो होता है ऑस्टोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स। और विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस? साथियों, कैंसर के प्रयोग में उपयोग में लाए जाने वाले जो है निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस जिसे कहते हैं वो है रेडॉन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन का प्रयोगशाला कहा जाता है? साथियों, मानव शरीर के जैव रसायन का प्रयोगशाला कहा जाता है लीवर, जिगर जिसे यकृत बोलते हैं। लीवर जिसे यकृत बोलते हैं, इसे जो है मानव शरीर के जैव रसायन का प्रयोगशाला कहा जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ खाते हैं रसायन पदार्थ तो ये लीवर में ही जो है प्रवेश करते हैं। क्योंकि मृत व्यक्तियों को अगर जहर देकर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो यकृत के जांच से ही उनका पता चल पाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है? साथियों, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और ये परजीवी के द्वारा होता है, यानी कि इनके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, परजीवी के माध्यम से होता है। और चेचक ये वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु जनित रोग है। काला ज्वर भी परजीवी के कारण होता है। और हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं और कहता है स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए प्रक्रम है उनको मिलान करने के लिए। तो साथियों, एक नंबर में मेरा दिया हुआ है ओजोन परत। तो ओजोन परत के लिए जो है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल, तो एक नंबर में देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस जगह पे है, ओजोन परत से संबंधित है। तो ये पर जो है यहाँ पर मेरा बीन में है, यानी ये हाँ मॉन्ट्रियल 56। उसके बाद साथियों ग्रीन हाउस के लिए जो है हरित गृह गैस हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये हो जाएगा 3 का 3 और 2 का हो जाएगा 1 ओजोन। और खतरनाक अवशिष्ट प्रोटोकॉल पदार्थों का जो हुआ था खतरनाक अवशिष्ट प्रोटोकॉल, ये था बेसेल सम्मेलन। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेसेल सम्मेलन में 2 होगा। देखिए ए में 2 है और ये ओजोन में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी यहाँ पर बी में 1 है। और यहाँ पे देखिए 3 में जो है ऑप्शन में 3 है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? साथियों, कला के क्षेत्र से इनमें से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है मनोहर देवदास हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी जो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है मवेशियों में और मनुष्यों में होने वाली बीमारी है जो जीवाणु के कारण होता है। साथियों, अगर रहेगा खुरपक्का या मुँह पक्का किसके कारण होता है? तो खुरपक्का मुँह पक्का जो होता है मवेशियों में वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु जनित रोग होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण। अगले प्रश्नों को देखते हैं।
तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों, तंतु से जो है धागा बनाते हैं वो कताई के द्वारा बनाते हैं, तो उसे कताई कहते हैं। और बुनेंगे जब कोई कपड़ा तो वो हो जाएगा बुनाई, लेकिन धागा निकालेंगे तो वो होगा कटाई, कताई। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, यांगयाप दर्रा जो है किस राज्य में है? तो साथियों, यांगयाप दर्रा जो है भारतीय राज्य को जो है तिब्बत से जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है यांगयाप दर्रा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 जो है किस विषय के साथ मनाया जाएगा? तो 2021 में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खुशहाली के लिए योग के साथ जो है मनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे मशहूर टेनिस स्टार। साथियों, ये टेनिस स्टार जो है मशहूर टेनिस स्टार राफेल नडाल, यह जो है स्पेन के निवासी हैं, जिन्हें क्ले कोर्ट के बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये जो है क्ले कोर्ट के बादशाह हैं, क्योंकि फ्रेंच ओपन जीतने में माहिर है और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है 77, क्वेश्चन नंबर लिखा है, अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ता के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने राज्यों को के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया गया? तो ये तो साथियों 26 राज्यों के 111 केंद्र पर जो है कोविड-19 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वैद्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो चंद्रशेखर वैद्य जी जो है प्रसिद्ध अभिनेता थे। देखिए वैद्य लगा हुआ है, लेकिन यह हकीकत में क्या था? अभिनेता था, एक्टर था। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 42वें सत्र में भारत के किसने हिस्सा लिया? तो साथियों, भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री था नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने FAO के 42वें सत्र के सम्मेलन में भाग लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा भारत में नोवावैक्स जो है कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया गया? तो ये नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया गया सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट जो है हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। एक है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? साथियों, सिपरी जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, वो परमाणु हथियार से संबंधित कौन सा ताकतवर देश है? तो ये है रूस, ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर परमाणु हथियार यानी सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना नया जो है चेयरमैन नियुक्त किया? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं सत्या नडेला। ये जो है गूगल के सुंदर पिचाई हैं। एडोब के जो हैं CEO शांतनु नारायण हैं। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा सत्या नडेला। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा किया? यानी महाराष्ट्र सरकार ने वैसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं तो उनको कितने लाख रुपया सहायता दिए जाएंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? तो साथियों, वो है 5 लाख रुपया का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन सा परियोजना शुरू की? तो मेडिकल ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जो परियोजना चलाया गया था वो था प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। प्रोजेक्ट
O2 यानी ऑक्सीजन फॉर इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, किस संगठन के नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक ई पहल की शुरुआत की? साथियों, वर्ष 2021 में G7 के शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन के कॉर्नवाल एक जगह है जहां पर G7 के जो है सत्र की अध्यक्षता किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, और इसमें जो है इन्हीं मुद्दों को रखा गया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाए गए कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को क्या नाम दिया गया? साथियों, एक था कप्पा वेरिएंट और एक था डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट में ही आ गया था डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम दिया गया था AY1 वेरिएंट। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित वीवा टेक कार्यक्रम संस्करण को संबोधित किया था। ये किस क्रम के थे? तो ये पाँचवें बिम्स्टेक कार्यक्रम को संस्करण को संबोधित किया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में ICC के मेंस कैटेगरी में जो है प्लेयर ऑफ द मंथ यानी मई महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ ICC के द्वारा किसे चुना गया? तो साथियों, ये है मुसाफिकुर रहीम, और ये जो है बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज मुसाफिकुर रहीम। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, केनेथ कोंडा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? साथियों, केनेथ कोंडा जो है जाम्बिया देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 90 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 17 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया? तो साथियों, ये था 12 परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं जिन्हें राष्ट्र को समर्पित किया था। और BRO की अभी जो है वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो है पहली महिला अध्यक्ष वैशाली लिबासे। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रुग्णता का कारण क्या है? तो साथियों, औद्योगिक रुग्णता का कारण है बिजली की कटौती, कच्चे माल की अनियमितता, आपूर्ति, सरकारी नीतियों में आया अचानक परिवर्तन। ये सारे जो है औद्योगिक रुग्णता यानी औद्योगिक जगत को जो है कष्ट पहुंचाने वाले यानी औद्योगिक को जो है कष्ट पहुंचाने वाले कारकों, ये सभी का सभी जो है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रुग्णता के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो औद्योगिक रुग्णता के परिणाम जो है यानी औद्योगिक रुकने से क्या परिणाम होगा? तो होगा रोज़गार के अवसरों में धक्का लगना, क्योंकि औद्योगिक रुग्णता अगर रुक जाएगा यानी औद्योगिक कार्यक्रम अगर रुक जाएगा तो रोज़गार के अवसर में धक्का लगेगा यानी कमी आ जाएगा। फिर बेरोज़गारी दर बढ़ने लगेगा और अशांति का खतरा भी बढ़ने लगेगा, ये भी बात सही है। उसके बाद मशीनों, संयंत्रों और अन्य संसाधनों का अपव्यय यानी इन सब संसाधनों का जो है व्यय होने लगेगा, क्षति होने लगेगा। तो यह बात सभी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर जो है सत्य कथन का चयन करें। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था।
यह बात सही है। उसके बाद दूसरा कथन है मेक इन इंडिया का उद्देश्य जो है निवेश को बढ़ाना, कौशल विकास का संवर्धन करना है, तो यह भी बात सही है। यानी मेरा ऑप्शन जो है दोनों का दोनों सही है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया गया। साथियों, भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, छत्तीसगढ़, और ये जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में लौह इस्पात उद्योग के विषय में कौन सा कथन सत्य है, चयन करें। तो साथियों, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए जो है कथन, तो इसमें है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो है स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, बात सही है साथियों। जमशेद जी टाटा के सहयोग से जमशेदपुर में हुआ था टिस्को की स्थापना। उसके बाद है राउरकेला स्टील फैक्ट्री की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ है, यह भी बात सत्य है, क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुआ था, बात सही है, 1974 में हुआ था, और इसकी जो है नई दिल्ली में केंद्र है। उसके बाद साथियों अगला ऑप्शन है कि वर्तमान समय में भारत स्टील का दूसरा उत्पादक देश है, तो यह भी बात सही है साथियों। वर्तमान में भारत स्टील का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, यानी ये चारों का चारों कथन जो है मेरा सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है भारत के वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। तो वस्त्र उद्योग से संबंधित कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। तो कथन मेरा एक है भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 फोर्थ ग्लॉस्टर में किया गया था, सही है साथियों। भारत में प्रथम सूती मिल के कारखाना जो खोला गया था कलकत्ता के फोर्थ ग्लॉस्टर में खोला गया था 1818 ईस्वी में। अगला है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बात सही है साथियों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को ही कहा जाता है। अगले पर ये इनका ऑप्शन दोनों का दोनों सही है। अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य। तो साथियों, सीमेंट हो, ऊन हो या चूना हो, जो भी हो, ऊन उत्पादन में भी वही राज्य अग्रणी है, राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुटीर उद्योग की स्थापना कब हुई। तो भारत में कुटीर उद्योग की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। तो साथियों, भारत में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था, और ये हुआ था शायद चेन्नई में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है, और आज के अंतिम प्रश्न है कि सत्यम समिति का संबंध किससे है। तो साथियों, सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। वस्त्र नीति के लिए ही सत्यम समिति की स्थापना की गई थी। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। साथियों, उम्मीद है कि ये टेस्ट श्रृंखला आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो साथियों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।